नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति और उसका अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आइए जानते हैं इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज का लेक्चर छोटा ही होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये क्या है, ये व्यवस्था क्यों आई और इससे भारत का क्या संबंध है, या गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसका क्या संबंध है, वो हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज। आज की जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके बारे में जानेंगे। और अब इसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ मुख्यतः जो एक टॉपिक और बचेगा वो है शीत युद्ध तथा भारत। शीत युद्ध और भारत, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो आपके विश्व जो पूरा चैप्टर उसकी जो घटनाक्रम दे रखा है उस घटनाक्रम और 2-3 आपके क्या है कार्टून्स दिए हुए हैं, उन कार्टून्स को भी अपन लोग समझेंगे क्योंकि क्लास 12th में कार्टून्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा फिर पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 2 लेक्चर्स हमारे इस चैप्टर के और रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इस टॉपिक को समझने से पहले एक आप स्थितियां समझिए। स्थितियां क्या है कि ये जितने भी जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश जुड़े हैं, आप इनमें से देखिएगा अधिकतर क्या है, नव स्वतंत्र है, जो कि क्या है अभी आजाद हुए ही हैं। इनको आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, ये नव स्वतंत्र है। और आजाद किससे हुए? जिन यूरोपीय शक्तियों ने उनको क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, उनसे अब क्या हो गए, वो आजाद हो गए। और जैसे कि अपन भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं, ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत पे राज करा और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या करा, शोषण करा। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो देश है, सभी देश क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत, तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। 35% जीडीपी में हिस्सेदारी थी भारत की, परंतु जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2% पे छोड़ करके जाते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का योगदान और भारत की आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल गिरा करके ब्रिटिशर्स चले जाते हैं। और ये बात सिर्फ भारत के साथ नहीं है, सभी देशों के साथ है। जहां जहां पे जिन जिन यूरोपीय शक्तियों ने दूसरे अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाया, वहां पे सभी की स्थितियां थी। तो आर्थिक स्थितियां काफी खराब इन देशों की हो चुकी थी। अब भी इन देशों के लिए महाशक्तियों से लड़ना ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं था। महाशक्तियों से लड़ना कि भाई हम उनसे लड़े और हम उनसे जीत जाए, ये बिल्कुल उनके लिए वो नहीं है। मतलब मेन टास्क नहीं है कि महाशक्तियों से लड़ना या किसी दूसरे देश से युद्ध करना, ये भी इनके लिए चैलेंज नहीं। ये चाहते नहीं है क्योंकि सभी क्या हो चुके हैं, सभी उस गुलामी के नीचे काफी हद तक दब चुके हैं और विशेष करके आर्थिक रूप से दब चुके हैं। तो अब जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो किसकी है? अपने अपने देशों के आर्थिक विकास की, कि हम लोग क्या करें, हमारे देशों का आर्थिक विकास करें। अब आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि भाई बेहतरीन क्या हो, आधारभूत जो संरचना है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़कें बेहतर हो, बेहतर हॉस्पिटल है, बेहतर शिक्षण संस्था है, ये सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। और आर्थिक व्यवस्था, हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो दिन पे दिन बेहतर होता ही जाना चाहिए। तो आर्थिक विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अति आवश्यक हो चुका था। इन देशों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो जुड़े हैं वो नवस्वतंत्र है, और नवस्वतंत्र देशों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में जैसे भाई का भारत में भी देखेंगे, गरीबी काफी थी, काफी गरीबी थी उस समय। और अब ये मुख्य चैलेंज ये भी कि हम इस गरीबी से लोगों को बाहर निकालें। अब भी किसी से युद्ध लड़ना है या महाशक्तियों को पीछे छोड़ना है, महाशक्तियों के गुट में जुड़ना हमारे लिए काम नहीं है। मेन काम क्या है? आर्थिक विकास देश का करना और गरीबी ऐसी समस्याओं से हमारे देश को आजाद कराना, इनसे फ्री करना। क्यों? और ये क्यों हुई है? क्योंकि हजारों सालों, लंबे समय तक 200 साल, 250 साल, 300 साल अलग अलग देशों में अलग अलग समय से जो यूरोपियन शक्तियां हैं वो राज कर रही है और उन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक रूप से हमारे देशों को खोखला कर दिया है। तो अब इसमें क्या होता है, उसमें एक नई व्यवस्था आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसे शॉर्ट में इंग्लिश में नियो कहा जाएगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए, नव से न्यू, ठीक है, आप जैसे हम कहते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, नव स्वतंत्र हमने इस्तेमाल करा। हमने बात करी थी नव उपनिवेशवाद की भी, हम लोगों ने बात करी थी। नव उपनिवेशवाद क्या था वो मैंने आपको समझाया था, और आज भी थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक नई इंटरनेशनल लेवल पे आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत होती है, नई आर्थिक व्यवस्था चलाई जाती है। अब वो क्या है उसको समझते हैं।
गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। देखिए, गुटनिरपेक्ष जो देश हैं, जो उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश जुड़ते जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता का काम ही नहीं कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ लड़ रहा है तो बस इन दोनों के बीच में बार बार में जाकर के मध्यस्थता कराते रहो, कभी अमेरिका को समझाओ, कभी सोवियत संघ को समझाओ, इनके दोनों गुटों के अगर देश लड़ रहे हैं तो उनके बीच में मध्यस्थता करो। सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता का काम इनका नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। क्या दर्जा दिया गया? अल्प विकसित। अल्प का मतलब क्या होता है? बहुत कम। तो जो बहुत ही कम विकसित हो, जहां पे बहुत ही कम जो विकास के आपको लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात विकास की करते हैं तो विकास का अर्थ या डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? जब हम बात करते हैं प्रगति या हम बात करते हैं सुधार की, जब आपको स्थितियों में सुधार देखने को मिलता है, आपको प्रगति देखने को मिलती है, आपको इंप्रूवमेंट, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे विकास हो गया। अगर सड़कें टूटी हुई और सड़कें बन जाती है तो ये क्या हुआ? सुधार हुआ आपकी सड़कों में, तो ये सड़कों का विकास हुआ। ओके, पहले स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अब लग गई है, तो वो भी एक तरीके का विकास है। तो विकास को अगर हम मापना चाहें तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्रगति या सुधार होना क्या है? विकास है। तो विकसित देश कौन है? जो कि एक आर्थिक रूप से काफी संपन्न देश है, कभी सभी प्रकार की आपको सुविधाएं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और विकसित देश की जो परिभाषा है वो आप कक्षा 10 में पढ़ करके आ चुके होंगे। तो यहां पे इनको अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्या दर्जा दिया गया? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एलडीसी। क्या कहा जाता है? एलडीसीज। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इनको दर्जा दिया गया, अल्प विकसित देश इनको दर्जा दिया गया है, जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़ी है। क्यों दर्जा, ये दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि जितनी भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़े ये नव स्वतंत्र थे, और जो नव स्वतंत्र है वो अभी सबसे ज्यादा क्या है? पिछड़े हुए हैं या बैकवर्ड है, क्योंकि उनका शोषण यूरोपीय शक्तियों ने कर दिया है। तो इस कारण वो क्या हो गए? अल्प विकसित देश की कैटेगरी में आ गए। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। तो इनके सामने दो मुख्य चुनौतियां थी। एक तो आर्थिक रूप से ज्यादा विकास करना, मतलब हमें आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली क्या करना है? ज्यादा डेवलपमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से, मतलब हम हमारे जीडीपी को बढ़ाए, हम लोग हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरीन करें, आर्थिक रूप से ज्यादा विकास करना। और हमारी जो जनता है जो गरीबी में फंस चुकी है, उस गरीबी में से उस जनता को बाहर निकाल करके लेकर के आना, और उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि हम कहते हैं रकम, रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके बाद शिक्षा की सुविधा उनके लिए कराना, स्वास्थ्य की सुविधाएं उनके लिए कराना, ऐसी सुविधाएं हम लोग उन लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें। नवस्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। देखिए, अब नवस्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। ये बात क्यों कही, अभी समझेंगे। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। देखिए, टिकाऊ विकास का मतलब क्या है? एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक कोई विकास चले। जैसे कि अगर आपने एक हॉस्पिटल बनाया है तो वो लंबे समय तक वो हॉस्पिटल रन होगा। एक आपने स्कूल बनाया, ये टिकाऊ विकास है, लंबे समय तक होगा। बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन ब्रिज, बेहतरीन रेलवे, ये टिकाऊ विकास है। ये टिकाऊ विकास के बिना कोई भी देश आजाद नहीं हो सकता। और इस टिकाऊ विकास को हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्थिक रूप से देख रहे हैं। ये अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो कोई भी देश क्या है? सही रूप से आजाद नहीं माना जा सकता। अब ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए भाई। राजनीतिक रूप से आजाद होने का मतलब क्या है? कि अभी तक ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, अब आज से भारत के लोगों का राज चलेगा। राजनीतिक रूप से आजाद है, पर क्या हम लोग आर्थिक रूप से भी आजाद है? और अगर आर्थिक रूप से आजाद नहीं होते हैं तब तक हम लोग क्या है? सच में सही मायनों में आजाद नहीं। ये क्यों कहा गया है? क्या होता है कि जैसे कि हम आजाद हो गए और अब हमें क्या करने हैं? विकास के कार्य करने हैं। हमें सड़कें बनवानी है, ठीक है, हमें हॉस्पिटल बनवाना है, हमें स्कूलें बनवानी है, हमें और बेहतर से बेहतर चीजें हमारे देश में करनी है, हमें आर्थिक विकास करना है। अब इसके लिए क्या होगा? पैसा लगाना होगा। पर हम तो गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश है, तो हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर के देशों से मदद लेते हैं। अब उन बाहर के देशों में हो सकता है कि वो देश भी हो जिसने क्या करा हो? हमें गुलाम बनाया। बिल्कुल हो सकता है ना। तो फिर क्या हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम आज भी क्या हो गए? उनके गुलाम ही हो गए। आर्थिक रूप से तो हो ही गए, क्योंकि भाई वो हमारे में पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर हमारे पास जिस दिन पैसा होगा हम उनको लौटाएंगे, चुकाएंगे, फिर हम आजाद होंगे। तो आर्थिक रूप से जब तक हम लोग सक्षम नहीं बन जाते, आर्थिक रूप से जब तक हम लोग सक्षम नहीं बन जाते, तब तक आजादी अधूरी है। ठीक है, तो आजादी क्या है? जब आप राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आप क्या हो? फ्री हो। मतलब आर्थिक रूप से आपके खुद के निर्णय हो, आपके पास खुद के पास इतना विकास करने के लिए क्षमता हो कि आप वो विकास कर सके। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। किनको? जो अल्प विकसित देश, उन्हें धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया।
और इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई है, और जिससे हम मदद ले रहे हैं, जिससे हम पर हम निर्भर है, ये वो देश भी हो सकता है जिससे कि हम लोगों ने आजादी पाई है। ओके, इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। तो अब क्या है, जब ये बात समझी गई, ये सोच आई कि नहीं नहीं यार, ये सच में जो नव स्वतंत्र देश है इनके साथ तो समस्या है, तो इसके लिए क्या हुआ, एक नई आर्थिक व्यवस्था लेकर के आए, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर के आते हैं, जिसे नाम दिया गया नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नियो 1972। क्या है, नियो 1972। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैं बीच बीच में वैसे बता चुका हूं, और इस किताब का जो अध्याय 6 उसमें पूरा पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आप छोटा सा अंग मान लीजिए, छोटी सी एक संस्था मान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका एक छोटी सी संस्था है व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो यहाँ पे लिख रखा अंटार्ट, इसका ये यू है, UNACTD, यूनाइटेड नेशन ओके कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर अनएक्टेड जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब बनाई गई है, 1964 में बनाई गई है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो अल्प विकसित देश है उनका विकास करना, उनका भला करना। 1964 में बनाई गई, जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसकी मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। तो जब 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के ये UNACTD में मीटिंग होती है, तो उसमें एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, एक रिपोर्ट पेश करी जाती है, टूवर्ड्स आर न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। क्या कहा गया है, टूवर्ड्स आर न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, पॉलिसी का मतलब क्या है, नीति। तो नई नीति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, टूवर्ड्स मतलब उधर जाना चाहिए। तो हमें नई नीति की तरफ बढ़ना चाहिए, किसके लिए, विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, नई नीति को अपनाना होगा। यह रिपोर्ट पेश करी जाती है। ये मैंने आपको वहां का जो हेडक्वार्टर उसकी तस्वीर दिखाई है। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया है। जो ये वैश्विक व्यापार है, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड में, उस प्रणाली में, उस सिस्टम में सुधार करने के कुछ सुझाव दिए गए कि भाई ये सुधार होने चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। तो अब यह बात कही गई कि जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है और यहाँ पे कोई देश है, अब वो देश ऐसा ना हो कि हमारे जैसे पश्चिम का देश है, यूरोप का या अमेरिका जैसे कोई देश है, ये देश हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल वो लेके चले जाएंगे सारा, या ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई खनिज मिल रहा है तो वो लेकर के चले जाएंगे। इन सब पे किसका अधिकार होगा, हमारे देश का ही अधिकार होगा, जिनका दोहन मतलब जिनका इस्तेमाल किसने करा है, पश्चिम के विकसित देशों ने आज तक करा है। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। और अल्प विकसित देशों की जो पहुंच है, पहुंच का मतलब क्या, अप्रोच क्या होगी, पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। मतलब क्या होगा कि अब मान लीजिए कोई ए है, एक अल्प विकसित कंट्री, इसने कोई सामान बनाया, अब ये वो जो सामान बनाया ये किसी विकसित देश में भी बेच पाए, वो ये चाहते हैं। इस विकसित देश में जब वो सामान बेच पाएंगे तो उससे क्या होगा, इनको फायदा होगा, इनका भी व्यापार क्या होगा, फलेगा, बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। तो यहां पर अल्प विकसित देश क्या चाहते हैं कि हम लोग भी क्या है, इन बड़े देशों में अपने सामान उत्पाद बेच सके, जिससे क्या हो कि हम जो अल्प विकसित देश है हमारा भी फायदा हो। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, ठीक है। और जो पश्चिमी देशों से, अब देखिए, अब पश्चिमी देश वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप मुख्यतः चर्चा करते हैं तो कौन आता है, अमेरिका आ जाती है, यूरोप के देश आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। अभी जो पश्चिमी देश है इनकी प्रौद्योगिकी, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, इनके टेक्नोलॉजी से तो खेल रहे हैं लोग। और जो बाकी जो अब नवस्वतंत्र राष्ट्र है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए तो हम क्या उत्पादन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अभी भी हाथों पे काम कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों से हम लोग कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रौद्योगिकी मंगाते हैं तो उसकी लागत मतलब उसका खर्चा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़े, और जितनी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, जैसे कि अगर आप बात करें विश्व बैंक की, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान, जितने भी बड़े बड़े आर्थिक संस्थान है उनमें क्या होना चाहिए, अल्प विकसित देशों की भूमिका बढ़नी चाहिए, उनका रोल बढ़ना चाहिए, उनकी भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए।
गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो अब जो 4 डिमांड्स थी वो 4 डिमांडें उस रिपोर्ट में पेश कर दी गई। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि समय के साथ जो गुटनिरपेक्षता का नेचर है या गुटनिरपेक्षता की जो आवश्यकता है वो समय के साथ बदलती गई। जब बेलग्रेड में पहला सम्मेलन जब हुआ था 1961 में, जब बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ तो उसमें आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। तो 1961 में क्या बात हुई कि आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा सहयोग, हमारी एकता, हमारा कॉपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों जो महाशक्तियों के बीच में संतुलन बना करके खड़े रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया पहले सम्मेलन में। 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए। तो 1970 के मध्य तक जब आएंगे तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा ही क्या बन गया, आर्थिक मुद्दा बन गया कि हमारे क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। अब आर्थिक दबाव समूह मतलब अगर आप देखेंगे शुरुआत में ये एक पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप का एक गठबंधन बनाया जाता है, एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों गुटों की तरफ न जाना, ना अमेरिका की तरफ ना साम्यवाद सोवियत संघ की तरफ। पर अब ये क्या हो गया, एक आर्थिक दबाव समूह बन गया जो मुख्यतः किसके लिए काम करेगा, आर्थिक विकास के लिए, अपने देशों के आर्थिक विकास के लिए काम करेगा। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। अब देखिए 1972 में बात उठी है और उसके बाद आप 1980 के दौर में देखेंगे तो क्या हो गया कि जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो नियो चलाई गई थी उसको चलाए रखने के लिए और उसे आगे बनाए रखने के लिए जो प्रयास थे वो क्या हो गए, मंद पड़ गए, मतलब सुस्त हो गए, मतलब वो प्रयास अब कम हो गए। ये प्रयास कम क्यों हुए, इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। पर विकसित देश जो है वो इसका क्या विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे ये तो गलत है, हम हमारी टेक्नोलॉजी इनको सस्ते में क्यों दे, हम इनको अपने मार्केट में आने की परमिशन क्यों दे। तो वो लोग क्या था, इसका विरोध कर रहे थे। तो अब ये विरोध कर रहे हैं तो गुटनिरपेक्ष जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र है उनको एकता दिखाने की जरूरत है। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, तो जितने भी विकसित देश थे वो सब एक सुर में एक साथ विरोध कर रहे थे, बोले ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फिर हम विकसित देशों को क्या फायदा है, हम क्यों उनको समर्थन करें, हम क्यों उनको सस्ते में टेक्नोलॉजी दें, कर दिया ना आजाद, अब आजाद हो गए तो अब करो खुद, ओके, जो कि गलत बात थी उनकी। जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखना और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी, तो अपनी एकता बनाए रखे और जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि हमारा कैसे भी करके आर्थिक विकास हो जाए। ठीक है, मुख्यतः अभी आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो विकसित देश है वो इसलिए भी विरोध में है कि कहीं ना कहीं कोशिश है कि जैसे अमेरिका ये चाहता है कि हमारी तरफ जुड़ जाए तो हम विकास कर ही देंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोवियत संघ चाहता है हमारी तरफ जुड़ जाए तो हम ही विकास कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा है कि थोड़ा सा दोनों गुट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो इससे ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जिससे कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो बट जाए और किसी न किसी समुदाय में चला जाए। ओके, आज का लेक्चर अपना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। अब शीत युद्ध और भारत क्या रहा, भारत का रोल शीत युद्ध में वो पढ़ेंगे और बाकी फिर जो टाइमलाइन है घटनाक्रम है वो जानेंगे। लास्ट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। अभी जान लेते हैं आपके क्या आंसर हैं उनके। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर सी और फोर्थ का आंसर भी सी। ओके, अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज एक ही क्वेश्चन है बच्चों, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? टूवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सच्चे कुल, LTBT, NPT। तो कौन सी रिपोर्ट पेश करी गई? A, B, C, D में से आप जवाब बता दीजिएगा। क्या सर फर्स्ट का A है, B है, C है, D है, जो भी हो आप वो बता सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चों। और 12th बोर्ड है, जी जान लगा करके मेहनत करिए, आपकी तैयारियों को बेहतरीन बनाने के लिए लर्निंग शेयर लगा हुआ है। और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बड़ा कराइए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को फैलाएं, जिससे उनको भी अच्छी और बेहतरीन शिक्षा लेने का मौका मिल सके। ओके, तो मिलते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।